नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल स्टडी वायर में। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको कल बताया था कि आज हम मध्य प्रदेश की नदियों के बारे में अध्ययन करेंगे, लेकिन नदियों के अध्ययन करने से पहले हमें दोस्तों मध्य प्रदेश का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ना होगा, जिसे हम मध्य प्रदेश की जलवायु कहते हैं। ठीक है, तो आज हमारा जो टॉपिक होगा दोस्तों मध्य प्रदेश की जलवायु के ऊपर होगा, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ से लगातार विगत वर्षों में क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो अभी हम देखेंगे कि किस किस तरह के क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। ठीक है, चीजें समझ में आ रही है। तो हमारा जो टॉपिक होगा दोस्तों क्या होगा, मध्य प्रदेश की जलवायु। ठीक, देखें सबसे पहले तो आप जलवायु को ही समझे, ये जलवायु है क्या। पहले दोस्तों एक बात को समझना, मैं क्या बोल रहा हूं। देखो, भारत की अवस्थिति आपको पता है क्या है। ठीक है, देखो जब मैंने आपको भारत का भूगोल पढ़ाया था दोस्तों, तो वहां पर मैंने भारत के भूगोल के बारे में एक चीज बताई थी कि भारत की जो जलवायु है ये उष्ण कटिबंधीय मानसूनी प्रकार की है। भारत की जलवायु कैसी भाई, उष्ण कटिबंधीय मानसूनी प्रकार की। पहले तो समझो यह उष्ण कटिबंधीय मानसूनी प्रकार क्या होता है। उष्ण कटिबंधीय मानसूनी प्रकार। उष्ण कटिबंधीय मानसूनी प्रकार क्या होता है, पहले इस शब्द को समझेंगे दोस्तों हम लोग। देखो, उष्ण कटिबंध का मतलब यह होता है कि एक ऐसा क्षेत्र जहां पर सूर्य की किरणें सीधे पड़ने की वजह से वहां का तापमान अधिक हो, और तापमान अधिक है तो इसका अर्थ क्या, वहां पर उष्ण अधिक होगी, गर्मी अधिक होगी। तो जहां पर तापमान अधिक होगा वह क्षेत्र कैसा होगा, उष्ण कटिबंधीय होगा। ठीक है, जब मैं आपको विश्व का भूगोल पढ़ाऊंगा और वहां पर मैं वार्षिक तापांतर हम पढ़ेंगे, तो वहां पर हम देखेंगे दोस्तों कि जो पृथ्वी है, पृथ्वी को कुल 7 कटिबंधों में विभाजित किया गया है। हो सकता है मैं आपको आगे के लेक्चर में इसी में बता दूं। ठीक है, लेकिन अभी समझो उष्ण कटिबंध का मतलब क्या होगा कि एक ऐसा क्षेत्र जहां पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ने की वजह से तापमान अधिक होता है, वह क्षेत्र क्या कहलाएगा, उष्ण कटिबंध। समझ में आ रहा है। अब यहां पर एक चीज समझो दोस्तों, यह रही पृथ्वी, यह क्या रही पृथ्वी, और पृथ्वी के मध्य से एक रेखा गुजरती है जिसका नाम होता है कर्क रेखा, भूमध्य रेखा, भूमध्य रेखा। ठीक है, देखो भूमध्य रेखा, या इसको हम 0 डिग्री रेखा या फिर विषुवत रेखा कहते हैं। अगर हम भूमध्य रेखा के उत्तरी भाग की बात करें तो यह क्या हो जाता है भाई, उत्तरी गोलार्ध, और भूमध्य रेखा के दक्षिणतम छोर की बात करें तो ये क्या हो जाता है भाई, दक्षिणी गोलार्ध। होता है कि नहीं, ये रहा उत्तरी गोलार्ध और ये रहा दक्षिणी गोलार्ध। चूंकि आपको पता है दोस्तों कि जो भारत है उत्तरी गोलार्ध और पूर्वी देशांतर में स्थित है। मतलब किस गोलार्ध में हो गया भारत, उत्तरी गोलार्ध में हो गया। अब चूंकि यह भी आपको पता है कि भूमध्य रेखा से उत्तर की ओर एक और रेखा है, वैसे तो बहुत सारी रेखा है, इस रेखा को हमने नाम दिया दोस्तों कर्क रेखा। कर्क रेखा यह 23.5 डिग्री से पर चलती, कितनी, 23.5 डिग्री। और वहीं दक्षिण की ओर चर्चा करें तो यहां पर होती भूमध्य रेखा, मकर रेखा, और यह भी 23.5 डिग्री होती है। ठीक है, अब हम मकर रेखा की तो चर्चा नहीं करेंगे। ठीक है, फिर भी यहां से एक चीज समझो दोस्तों, कर्क रेखा और मकर रेखा के मध्य का क्षेत्र, कर्क रेखा और मकर रेखा के मध्य के क्षेत्र में प्रायः सूर्य की किरणें अधिक सीधे पड़ने की वजह से यहां का ताप हमेशा कैसा रहता है, अधिक गर्म रहता है। कैसा रहता है, अधिक गर्म। और मुख्यतः तो समझो जो भूमध्य रेखा है, 0 डिग्री रेखा, इसके कुछ इतने क्षेत्र और कुछ इतने क्षेत्र, इसे आप 0 डिग्री रेखा से 5 डिग्री और 0 डिग्री रेखा से 5 डिग्री उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में देख सकते हो। और यह वाला क्षेत्र दोस्तों समझना क्या कहलाता है, यह कहलाता है, यह शांत पेटी कहलाती है। क्या कहलाती है, शांत पेटी कहलाती है। ठीक है, इसके पश्चात जैसे आप थोड़ा यहां तक के जाओगे, यहां तापमान सबसे अधिक है। यह वाला क्षेत्र में तापमान क्या होगा, सबसे अधिक। लेकिन कर्क रेखा और भूमध्य रेखा के मध्य का क्षेत्र भी क्या होता है, यहां पर भी तापमान प्रायः उच्च होता है। इस वजह से कर्क रेखा और मकर रेखा के मध्य के क्षेत्र को हम कहते हैं उच्च तापमान
वाला क्षेत्र, उच्च तापमान वाला क्षेत्र। अब यहां से एक चीज समझो, मैं बोल रहा हूं भाई कर्क रेखा और मकर रेखा के मध्य का यह वाला जो क्षेत्र है, यहां पर तापमान प्रायः उच्च होता है। सर्वाधिक उच्च तो शांत पेटी में होगा, जो भूमध्य रेखा से 0 डिग्री रेखा 0 डिग्री रेखा से 5 डिग्री उत्तरी गोलार्ध में और 5 डिग्री दक्षिणी गोलार्ध में, यहां पर तापमान सभी अधिक होगा। लेकिन मैं मुख्यतः बात कर रहा हूं कर्क रेखा और मकर रेखा के क्षेत्र की। ठीक है, चलो अब जैसा कि आपने भारत के परिप्रेक्ष्य में यह पढ़ा था कि भारत से कर्क रेखा गुजरती है, नहीं, हमारे भारत के 8 राज्यों से कर्क रेखा गुजरती है, पता है ना आप लोगों को। ठीक, लेकिन यहां से एक चीज ये भी समझो, क्या मध्य प्रदेश से भी कर्क रेखा गुजरती है? बिल्कुल गुजरती है, मध्य प्रदेश के 14 जिलों से कर्क रेखा गुजरती है। अब मैं यह बोल रहा हूं भाई आप लोगों को कि कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच का क्षेत्र होता है उच्च तापमान वाला क्षेत्र। उच्च तापमान वाले क्षेत्र को हम कह सकते हैं उष्णकटिबंधीय क्षेत्र। क्या कह सकते हैं दोस्तों? उष्णकटिबंधीय क्षेत्र। मतलब कर्क रेखा और मकर रेखा के मध्य का मानसून या इनके मध्य की जलवायु कैसी होगी? उष्णकटिबंधीय मानसूनी प्रकार की होगी। चीजें समझ पा रहे हो? लेकिन यहां से एक चीज और भी समझो ना आप लोग, क्या पूरा भारत उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में आ रहा है? तो आप बताओगे बिल्कुल नहीं आ रहा भाई। कर्क रेखा के दक्षिण वाला क्षेत्र मतलब दक्षिण भारत आता है उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में। लेकिन वहीं अगर उत्तरी भारत की हम चर्चा करें, दोस्तों, तो क्या उत्तरी भारत उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में आ रहा है? ये उत्तरी भारत क्या आप बता सकते हो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में आ रहा है? बिल्कुल नहीं आ रहा है। लेकिन भारत की जो जलवायु है यह उष्णकटिबंधीय मानसूनी प्रकार की है। किस प्रकार की है? उष्णकटिबंधीय मानसूनी प्रकार की। लेकिन उष्णकटिबंधीय मानसूनी प्रकार की तो हो ही नहीं सकती, क्योंकि अभी आपको मैंने बताया कि कर्क रेखा और मकर रेखा के मध्य का क्षेत्र उष्णकटिबंधीय मानसूनी प्रकार वाला होता है। और ठीक है, भारत का दक्षिणतम क्षेत्र उष्णकटिबंधीय मानसूनी प्रकार में भी आ रहा है, कर्क रेखा के दक्षिण वाला। लेकिन पूरी तरह से भारत दक्षिणी कर्क रेखा के दक्षिण में थोड़ी ही ना है भाई। यहां पर भारत का कुछ भाग उत्तर में भी तो है कर्क रेखा के। तो ऊपर की जलवायु कैसे उष्णकटिबंधीय मानसूनी प्रकार की हो गई? तो इसका एक कारण है दोस्तों, समझना। देखो, जो उत्तर भारत होता है, उत्तर भारत में एक बहुत बड़ा क्या है? पर्वत है। और इस पर्वत का नाम होता है दोस्तों हिमालय पर्वत। और ये जो हिमालय पर्वत है यह उत्तर पूर्व से आने वाली ठंडी हवाओं को भारत में नहीं आने देता है। और दूसरा यह कि जैसा क्षेत्र दक्षिण भारत में, जैसी जलवायु दक्षिण भारत में होती है, संभवतः वैसी ही जलवायु संपूर्ण भारत में होती है। तो संपूर्ण भारत उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में न आने के बावजूद भी उष्णकटिबंधीय जलवायु यहां पर पाई जाती है। उसका कारण क्या है? तो आप बताओगे भारत के उत्तर पूर्व में क्या है? महान हिमालय है। इस वजह से भारत की संपूर्ण जलवायु कैसी है? उष्णकटिबंधीय मानसूनी प्रकार की। समझ पा रहे हो आप लोग? ठीक है, इतनी चीज समझ में भाई आई आप लोगों को? तो यहां से एक चीज समझो, मैं ये बता रहा हूं आप लोगों को कि जो भारत की जलवायु है यह उष्णकटिबंधीय मानसूनी प्रकार की है। भारत की जलवायु कैसी होगी भाई? उष्णकटिबंधीय मानसूनी प्रकार की। और जैसी भारत की जलवायु है वैसी ही जलवायु किसकी होगी? मध्य प्रदेश की भी। इसका अर्थ क्या हो गया? मध्य प्रदेश की जलवायु भी उष्णकटिबंधीय मानसूनी प्रकार की है। समझ पाए आप लोग? भारत और मध्य प्रदेश की जलवायु सेम है भाई, उष्णकटिबंधीय मानसूनी प्रकार की है। पहला क्वेश्चन है, नोट डाउन कर लो। मध्य प्रदेश की जलवायु उष्णकटिबंधीय मानसूनी प्रकार की है। समझ पा रहे हो आप लोग? ठीक है, अब दूसरी चीज की चर्चा करते हैं। ठीक है, जलवायु के कारकों की चर्चा करेंगे हम। जलवायु के कारक, हेडिंग लगाओगे आप लोग। जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक। क्या पढ़ रहे दोस्तों हम लोग? जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक।
भाई चूंकि आपको पता है पृथ्वी बहुत बड़ी है और अगर इसका क्षेत्रफल इतना बड़ा है तो इसका अर्थ यह भी हुआ कि सभी जगह समान प्रकार की जलवायु नहीं है। भाई जब सभी जगह समान दिन और रात नहीं होते तो जलवायु कैसे समान हो सकती है? और जलवायु समान नहीं है, असमान है, इसका अर्थ यह भी हुआ कि कुछ ऐसे कारक होंगे जिसके वजह से जलवायु असमान है। तो हम उन्हीं कारकों की चर्चा करते हैं। ठीक है, तो कुछ कारक हैं, जैसे पहला कारक समझो। पहला कारक होगा समुद्र तल से ऊंचाई। समुद्र तल से ऊंचाई, ठीक है। पहला कारक क्या होगा? समुद्र तल से ऊंचाई। क्योंकि आपको पता है मध्य प्रदेश को उच्च भूमियों का प्रदेश कहा जाता है, क्योंकि समुद्र तल से इसकी ऊंचाई टोटल कितनी होती है भाई? 300 मीटर होती है। तो पहला कारक हुआ समुद्र तल से ऊंचाई। दूसरी, समुद्र से दूरी। समुद्र से दूरी, दोस्तों एक बात को बहुत ध्यान से समझो। जैसा कि आपको पता है कि भारत में एक जगह है जिसका नाम है लद्दाख, और लद्दाख में भारत में सबसे कम वर्षा होती है, पता है आप लोगों को। और सबसे अधिक वर्षा कहां होती है? मासिमराम में, ठीक है। तो क्वेश्चन यह आ गया कि भाई लद्दाख में सबसे कम वर्षा होती है, क्यों? उसका कारण यह है कि समुद्र तल से दूरी होने के कारण लद्दाख में सबसे कम वर्षा होती है। कारण समझ में आया? क्योंकि कई बार क्वेश्चन घुमा के पूछ लिया जाता है कि लद्दाख में सबसे कम वर्षा क्यों होती है? आप बताओगे समुद्र तल से दूरी अधिक है, इस वजह से वर्षा भी क्या होगी? कम होगी। समझ पाए आप लोग? तीसरा, सौर विकिरण। सौर विकिरण, अब सौर विकिरण कैसे भाई? समझो दोस्तों, अगर आपको क्वेश्चन यह आ गया कि सबसे अधिक वर्षा कहां होती है पृथ्वी पर, मैं पृथ्वी की बात कर रहा हूं, पृथ्वी पर सबसे अधिक वर्षा वाला क्षेत्र कौन सा है? वैसे तो सबसे अधिक वर्षा आपके मासिमराम में होती है, मेघालय में, लेकिन एक ऐसे पर्टिकुलर में क्षेत्र की अगर चर्चा करूं तो सबसे अधिक क्षेत्र होता है भाई भूमध्य रेखा के पास। सबसे अधिक वर्षा कहां होती है? भूमध्य रेखा में होती है। क्यों होती है? क्योंकि यहां का तापमान क्या होता है? उच्च होता है। तापमान उच्च क्यों होता है? सौर विकिरण के कारण। समझ में आ रहा है? सौर विकिरण के कारण। और साथ ही में तापमान भी कारक हो जाएगा, ठीक है। और कुछ कारक है, जैसे जल तथा स्थल क्षेत्र का विभाजन। जली और स्थलीय क्षेत्र का विभाजन, भाई सीधी सी बात है, अगर कोई ऐसा स्थलीय क्षेत्र है जिसके आसपास समुद्र या सागर वगैरह है, सीधी सी बात है वहां से नमी लेकर जलवायु आएगी और वर्षा अधिक होगी। तो जलीय और स्थलीय क्षेत्र भी जलवायु को प्रभावित करने वाले कारकों में से होते हैं, ठीक है। और कुछ हो सकता है? बिल्कुल, अक्षांशीय 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 अवस्थिति। अक्षांशीय अवस्थिति, भाई अक्षांशीय अवस्थिति कैसे? देखो अभी मैंने आपको बताया कर्क रेखा और मकर रेखा के मध्य का क्षेत्र उष्णकटिबंधीय क्षेत्र है। उष्णकटिबंधीय क्षेत्र होने की वजह से यहां पर तापमान अधिक है। तापमान अधिक है तो वर्षा अधिक होगी। लेकिन जैसे जैसे हम भूमध्य रेखा से उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव की ओर जाएंगे दोस्तों, यहां पर तापमान में कमी आएगी। और तापमान में कमी आएगी इसका अर्थ यह भी होगा कि यहां पर क्या होगा? वर्षा कम होगा। तो भूमध्य रेखा से हम उत्तरी ध्रुव की ओर जा रहे, इसका अर्थ यह होगा अक्षांशीय रेखाओं में क्या आएगी? धीरे धीरे बढ़ोतरी होगी, ठीक है। इसका अर्थ क्या हो रहा है कि जैसे मैंने यहां पर पृथ्वी बनाई और ये रही आपकी भूमध्य रेखा, भूमध्य रेखा और पृथ्वी पर आड़ी खींची गई रेखा को क्या कहा गया भाई? अक्षांशीय रेखा। तो भूमध्य रेखा किसका उदाहरण है? अक्षांशीय रेखा। तो जैसे जैसे अक्षांशीय रेखा आप उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव की ओर जाते जाओगे, यहां पर वर्षा की मात्रा में क्या आते जाएगी? कमी आती जाएगी। तो क्या अक्षांशीय अवस्थिति भी प्रभावित कर रही है? तो बिल्कुल, ठीक है। चलिए, और कुछ प्रभावित करता है, ठीक है। इतनी चीजें समझ गए आप लोग, ठीक। और हां, धरातलीय उच्चावच। धरातलीय उच्चावच,
धरातली उच्चवच। धरातली उच्चवच कैसे दोस्तों, समझना। जैसे आपको कभी मैं भारत की जलवायु पढ़ाऊंगा तो उसमें बहुत डिटेल में मैं ये चीजें बता दूंगा, फिर भी आप छोटे तौर पर यहां पर देख लो। ये रहा आपका दक्षिण भारत, ठीक है। अब ये मत समझना मध्य प्रदेश के अंतर्गत दक्षिण भारत है, मैंने बना दिया यहां पर। देखो यहां पर होता है दोस्तों अरब सागर, अरब सागर। यहां पर होता है आपकी बंगाल की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी, ठीक है। अब मैं क्या बोल रहा हूं समझना, जो भारत है, भारत में सबसे अधिक वर्षा दक्षिण पश्चिम मानसून के कारण होती है। इस चीज को भी नोट डाउन करोगे आप लोग। भारत में सबसे अधिक वर्षा किसके कारण होती है, किस मानसून के कारण होती है, तो आप बताओगे दक्षिण पश्चिम मानसून के कारण। दक्षिण पूर्व की बात चर्चा नहीं कर रहे भाई अपन, दक्षिण पश्चिम मानसून के कारण। और जो दक्षिण पश्चिम मानसून है यह दो भागों में वितरित हो जाता है, एक होता है अरब सागर की शाखा और एक होती है बंगाल की खाड़ी की शाखा। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं। भारत में सबसे अधिक वर्षा किससे होती है, दक्षिण पश्चिम मानसून से। अब चूंकि मध्य प्रदेश भी भारत का हिस्सा है, इसका अर्थ क्या हुआ कि मध्य प्रदेश में भी सबसे अधिक वर्षा किससे होगी भाई, दक्षिण पश्चिम मानसून से। अब दक्षिण पश्चिम मानसून की कितनी शाखा है, दो, अरब सागर और बंगाल की खाड़ी। अब मैं आपको यह बताना चाह रहा हूं कि जो देखो ये रहा प्रायद्वीपीय भारत, और जो प्रायद्वीपीय भारत का पश्चिमी तट है दोस्तों यह थोड़ा सा पर्वतीय है, पर्वतीय है। कैसा है, पर्वतीय। यहां पर हुआ केरल, यहां पर क्या है भाई, केरल है। भारत में सबसे पहले वर्षा कहां होती है, केरल में। और जहां पर सबसे पहले वर्षा होती है दोस्तों उसको समझना, उसे एक शब्द से कहा जाना जाता है मानसून प्रस्फोट। अगर क्वेश्चन आ गया मानसून प्रस्फोट क्या है, तो आप बताओगे एक ऐसा क्षेत्र जहां पर वर्षा सबसे पहले होती है। तो भारत में सबसे पहले वर्षा कहां होती है भाई, केरल में। मतलब भारत में मानसून प्रस्फोट कहां होता है, केरल में होता है। समझ पा रहे हो आप लोग, ठीक है। बहुत ध्यान से समझना, क्योंकि अगर आपने जलवायु पढ़ लिया दोस्तों तो यहां से आप मिट्टी का वितरण बहुत अच्छे से समझ पाओगे, और मिट्टी का वितरण बहुत अच्छे से समझ लिया दोस्तों तो आप यहां से वहां की वनस्पति और वन को बहुत अच्छे से समझ पाओगे, ठीक है। ठीक, अब ये रहा केरल भाई। केरल में सबसे पहले वर्षा हो गई, जून के प्रथम सप्ताह में यहां वर्षा हो जाती है, और 15 जून तक के संभवतः पूरे भारत में वर्षा हो जाती है। और मध्य प्रदेश में मानसून लगभग 12 जून के आसपास आ जाता है। मध्य प्रदेश में मानसून कब तक आ जाता है, 12 जून के आसपास आ जाता है, ठीक है। तो केरल में संभवतः प्रथम सप्ताह, और अगर एग्जैक्ट डेट की चर्चा अगर आप करोगे तो 4 जून को केरल में लगभग मानसून पहुंच जाता है और मानसून प्रस्फोट होता है। अब धीरे धीरे मानसून भारत में प्रवेश करेगा। तो यहां पर पर्वतीय क्षेत्र से टकराकर दोस्तों इसके पश्चिमी छोर पर वर्षा की मात्रा अधिक होती है। वर्षा की मात्रा क्या होती है, अधिक होती है। लेकिन वही दोस्तों पूर्वी छोर की चर्चा करें तो यहां पर वर्षा कम, और कम ही नहीं बहुत कम होती है। उसका कारण यह है कि यह वाला जो क्षेत्र है दोस्तों यह छायावृष्टि प्रदेश के अंतर्गत आ जाता है। छायावृष्टि प्रदेश यह किसके अंतर्गत आ जाता है, छायावृष्टि प्रदेश के अंतर्गत आ जाता है। इसका एक सीधा एग्जांपल समझो ना। क्वेश्चन यह आ गया, देखो यहां पर है मुंबई और यहां पर है पुणे। यहां पर क्या है, मुंबई और यहां पर है पुणे। मुंबई तट पर है लगभग, पुणे थोड़ा अंदर साइड है। क्वेश्चन यह घुमा के पूछ लिया जाता है कि भाई मुंबई में अधिक वर्षा होती है, पुणे में कम, क्यों? दोनों तो मुंबई में स्थित है। तो आप रीजन यह बताओगे कि जो पुणे है यह छायावृष्टि प्रदेश के अंतर्गत आता है, इस वजह से यहां पर वर्षा नहीं हो पाती है। छायावृष्टि प्रदेश क्या होता है दोस्तों, एक ऐसा क्षेत्र जिसके एक ओर मानसून टकराकर एक और तो वर्षा कराती है, लेकिन मानसून उस पर्वत को लांग कर उसके दूसरे छोर पर नहीं जा पाता, और इस वाले क्षेत्र में क्या होती, फिर वर्षा नहीं हो पाती। और जिस क्षेत्र में वर्षा नहीं होगी उसी को क्या कहेंगे, छायावृष्टि प्रदेश। क्या छायावृष्टि प्रदेश क्या होता है, ये समझ पाए आप लोग? चले भाई, इतनी चीज समझे कि नहीं आप लोग? अब यहां पर मैंने यह बताया कि भाई यहां पर उच्चावच था। भाई पर्वत है, इसका मतलब क्या है, ऊंची पहाड़ी हुई ना यहां पर, तो उसी को हम उच्चावच वो कह रहे हैं। तो क्या उच्चावच, धरातली उच्चावच कारक है
भारत के जलवायु को प्रभावित करने के लिए? बिल्कुल है। तो इतने मुख्य कारक होंगे जलवायु को प्रभावित करने वाले। अच्छा, कई बार अब यहां से क्वेश्चन यह आ जाता है, क्वेश्चन अच्छा छोटे मोटे एग्जाम में तो नहीं आता, लेकिन फिर भी कई बार पूछ लिया जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सा कारक जलवायु को प्रभावित नहीं करता। अगर इस क्वेश्चन को आपको बनाना है तो कौन कौन से कारक प्रभावित करते वो पता होना चाहिए। तो कौन से भाई देख लो, समुद्र तल से दूरी, बिल्कुल, समुद्र तल से ऊंचाई, है ना, समुद्र तल से दूरी का एक बहुत अच्छा एग्जांपल मैंने बताया। ठीक है, भारत में सबसे कम वर्षा कहां होती है? लद्दाख में। भाई लेह लद्दाख में होती कि नहीं? ठीक है, तो लेह लद्दाख में सबसे कम वर्षा होती है, कारण क्या बताओगे आप लोग? समुद्र तल से दूरी। वही समझो, मैं आगे ये पढ़ाऊंगा भी आप लोगों को। भिंड, भिंड मध्य प्रदेश का एक जिला है ये यहां पर। ठीक है, यहां पर एक स्थान है जिसका नाम है गोहद। गोहद का है भिंड में। भिंड में भी कम वर्षा होती है, उसका कारण भी क्या है? तो आप बताओगे समुद्र तल से दूरी। समुद्र तल से दूरी होने के कारण मध्य प्रदेश के भिंड में एक जगह है जिसका नाम है गोहद, वहां पर सबसे कम वर्षा होती है मध्य प्रदेश में। मात्र 55 सेंटीमीटर वर्षा होती है भाई यहां पर। कितना? मात्र 55 सेंटीमीटर वर्षा होती है। और मध्य प्रदेश में जो सबसे अधिक वर्षा होती है पचमढ़ी में होती है, लगभग 199 सेंटीमीटर। कितना? 199 सेंटीमीटर पचमढ़ी में वर्षा होती है मध्य प्रदेश में सबसे अधिक। और सबसे कम कहां हुआ? भिंड का गोहद। कितना सेंटीमीटर भाई? 55 सेंटीमीटर। समझ पाए आप लोग? ठीक है, तो सौर विकिरण, तापमान, जल तथा स्थलीय क्षेत्र का विभाजन, अक्षांशीय अवस्थिति और धरातली उच्चावच, ये जलवायु को प्रभावित करने वाले क्या हो गए? कारक हो गए। समझ पाए आप लोग? ठीक है, नोट डाउन करेंगे भाई आप लोग। चले आगे पढ़े, आगे पढ़ते हैं। तो समझ पा रहे हो भाई आप लोग? चले, अब दोस्तों मैं एक शब्द बता रहा हूं जिसका नाम होगा मानसून। मानसून, मानसून क्या है? एक ऐसी स्थिति जिसमें पवनों की दिशा निर्धारित होती है। एक ऐसी दशा जिसमें पवनों की दिशा निर्धारित होती है, उसे क्या कहते हैं? मानसून कहते हैं। अब पवने का परिवर्तन क्यों होता है भाई? थोड़ी सी उस बात की चर्चा हम करते हैं, समझना। देखो, कुछ विशेष परिस्थितियां मैं बता रहा हूं आप लोगों को। विशेष परिस्थिति क्या होंगी? देखो, यह है पृथ्वी। क्या है? पृथ्वी। और चूंकि आपको पता है दोस्तों कि जो पृथ्वी है सूर्य के चारों ओर क्या लगाती है? चक्कर लगाती है। सूर्य के चारों ओर चक्कर कौन लगाती है भाई? पृथ्वी लगाती है। ठीक है, अच्छा पृथ्वी नहीं, इसको अपन सूर्य मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? सूर्य मान लेते हैं। ठीक है, चले, अब आपको यह पता है कि जो पृथ्वी है सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। सूर्य के चारों ओर क्या लगाती है? चक्कर लगाती है। और अगर क्वेश्चन यह आ गया कि जो पृथ्वी पर मानसून परिवर्तित होते हैं या फिर ऋतु परिवर्तन का कारण क्या है, तो आप बताओगे पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने के कारण ही पृथ्वी पर मौसम परिवर्तित होते हैं। समझ में आ रहा है? इसी को हम क्या कहते हैं? परिक्रमण। पृथ्वी की परिक्रमण गति के कारण मौसम का परिवर्तन होता है। और दिन रात क्यों होते भाई? परिभ्रमण के कारण। समझ में आ रहा है? अब ये रही भाई पृथ्वी। मैंने 4 दशाएं बताई हैं आप लोगों को। ठीक है, चलो अब समझना, ये भूमध्य रेखा हो गई, यहां पर भूमध्य रेखा हो गई, यह भूमध्य रेखा हो गई दोस्तों, और यह भी भूमध्य रेखा हो गई। ठीक है, इसके पश्चात यह कर्क रेखा, यह मकर रेखा, यह कर्क रेखा, यह मकर रेखा, यह कर्क रेखा, यह मकर रेखा, और यहां पर यह कर्क रेखा और ये मकर रेखा। समझ पा रहे हो आप लोग? ठीक, अब देखो, क्या आपको पता है एक वर्ष में कितने सब माह होते हैं? 12 माह होते हैं। जनवरी फरवरी से स्टार्ट करते हो और दिसंबर पे एंडिंग होती है। तो जब आप देखोगे माह में, तो समझो दोस्तों कि मार्च के माह में तापमान में वृद्धि होने लगती है। मार्च के माह में क्या होती है? तापमान में वृद्धि होने लगती है। और लगभग 21 जून को भारत में
तापमान बहुत अधिक होता है, और आपको पता है ना जून के माह में नवतपा भी स्टार्ट हो जाता है। अरे होता है कि नहीं? ठीक है, चले तो दोस्तों समझना, मैं यहां पर कुछ परिस्थितियां बनाया हूं। ठीक है, अब यहां पर समझो सूर्य की किरणें सीधे पड़ेगी कि नहीं? भाई सीधे पड़ रही है। ये क्या है? कर्क रेखा है। ये क्या है? मकर रेखा। और ये क्या है? भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा। दोस्तों पहले तो मुझे बता दो, जो भारत है कर्क रेखा पर स्थित है? बिल्कुल है, भारत कर्क रेखा पर स्थित, ये रहा भारत। और यहां पर सूर्य की किरणें किस पर सीधे पड़ रही है? ये कर्क रेखा पर सीधे पड़ रही। इसका अर्थ ये 21 जून की स्थिति हो गई। 21 जून की स्थिति हो गई। ठीक है, ये 21 जून की स्थिति रही भाई। ठीक, इसी तरह से भाई सूर्य की किरणें तो इधर भी पड़ेगी। तो यहां पर आप देख पा रहे हो दोस्तों कि सूर्य की किरणें, ये रही आपकी कर्क रेखा, ये भूमध्य रेखा और ये मकर रेखा। सूर्य की किरणें सभी रेखाओं पर समान रूप से पड़ रही है। सभी रेखाओं पर क्या पड़ रही है? समान रूप से पड़ रही है। ठीक है, इसका अर्थ यह होगा कि यहां पर दिन और रात क्या होंगे भाई? बराबर होने वाले। दिन और रात क्या होने वाले? बराबर होने वाले। मतलब पृथ्वी के इस वाले छोर में तापमान क्या रहेगा? बराबर, और इस वाले क्षेत्र में तापमान क्या रहेगा? कम रहेगा। अब देखो 21 जून के पश्चात आप 3 माह काउंट कर लो। जून के बाद जुलाई, अगस्त, सितंबर, क्या होगा? सितंबर। यह स्थिति 21 सितंबर की है। 21 सितंबर। ठीक है, चले अब सितंबर से आप 3 माह काउंट करो भाई। सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, क्या हो रहा है? दिसंबर। ठीक, अब यह देखो, ये रहा आपका मकर रेखा, मकर रेखा, ये रहा आपका भूमध्य रेखा, और यह रहा आपकी कर्क रेखा। तो यहां से दोस्त समझो सूर्य की किरणें ऐसे पड़ेगी, तो आप देख पाओगे मकर रेखा पर सूर्य की किरणें पड़ रही है। इसका अर्थ यह हुआ कि मकर रेखा वाले क्षेत्र में, मतलब दक्षिणी गोलार्ध में तापमान क्या होगा भाई? दक्षिणी गोलार्ध में तापमान अधिक होगा। उसी तरह से यहां पर भी देखो सूर्य की किरणें जाएंगी। ठीक है, और यहां पर भी आप देख पाओगे कि सूर्य की किरणें क्या हो रही है? सभी जगह पर समान पड़ेगी। भाई समान पड़ेगी कि नहीं? देखो यहां पर भी जा रही है, यहां पर भी जा रही है, और यहां पर भी जा रही है। ठीक है, तो ये कौन सी स्थिति हो गई भाई? 22 दिसंबर की। 22 दिसंबर से वापस से 3 माह काउंट करोगे। दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। ठीक है, ये 21 मार्च हो गया। क्या हो गया? 21 मार्च। देखो दोस्तों मैंने आपको 4 स्थिति बताई। ठीक है, पृथ्वी की 4 स्थिति की चर्चा की है हमने। ठीक, यहां से आपको एक टॉपिक ही कंप्लीट हो जाएगा आपका कि पृथ्वी जो है सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, तो कौन कौन सी स्थितियां बनती है और कौन कौन से यहां से क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है, 21 जून को सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर लंबवत पड़ती है। दिख पा रहा होगा आप लोगों को, कहां पर लंबवत पड़ती है? कर्क रेखा पर। और 22 दिसंबर को मकर रेखा पर सूर्य की किरणें क्या पड़ती है? लंबवत पड़ती है। समझ पाए? इस वजह से समझना, 21 जून की स्थिति बता रहा हूं मैं। ठीक है, इसको बहुत ध्यान से समझो, मैं लिखूंगा नहीं यहां पर, समझो। 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में, भैया भूमध्य रेखा का ऊपरी भाग क्या हुआ? उत्तरी गोलार्ध रहा ना। तो 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में दिन बड़े और रात छोटी होगी। दिन बड़े होंगे और रात क्या होगी? छोटी, क्योंकि सूर्य की किरणें अधिक पड़ रही है। इसका अर्थ क्या होगा कि प्रकाश ज्यादा समय तक के यहां पर रहेगा। और भाई दिन और रात क्या है भाई? जहां पर प्रकाश है वहां दिन है, और प्रकाश नहीं है तो रात है। अब जब प्रकाश अधिक समय तक पड़ेगा तो दिन क्या होंगे? बड़े, और रात क्या होगी? छोटी होगी। तो 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में दिन बड़े और रात छोटी होती है। वहीं अगर 21 जून के दक्षिणी गोलार्ध की मैं चर्चा करूं तो दिन छोटे और रात बड़ी होगी। देखो 21 जून की 4 कंडीशन बताई मैंने। उत्तरी गोलार्ध में दिन बड़े, रात छोटी, वहीं दक्षिणी गोलार्ध में दिन छोटे और रात बड़ी। समझ पाए भाई आप लोग? इसी के अपोजिट देखो 22 दिसंबर की कंडीशन। 22 दिसंबर को आपको पता है ना भारत में क्या होता है? भारत में ठंड पड़ती है भाई। दिसंबर के माह में ठंड पड़ती है कि नहीं? और ठंड के मौसम में आपने देखा होगा कि जो ठंड में दिन छोटे हो जाते भाई। बोलते ना जितनी जल्दी शाम हो गई। शाम का अर्थ क्या होता है? सूर्य का डूब जाना। और सूर्य डूब गया इसका अर्थ क्या हुआ? प्रकाश नहीं पड़ रहा है। क्या नहीं पड़ रहा है? प्रकाश नहीं पड़ रहा है। तो यहां पर समझो 22 दिसंबर के समय मकर रेखा पर सूर्य की किरणें सीधे पड़ रही, कर्क रेखा पर थोड़ी ना पड़ रही है। हम तो उत्तरी गोलार्ध में हुए ना, तो उत्तरी गोलार्ध में हुए इसका मतलब यहां पर दिन क्या होंगे? छोटे होंगे। समझो
22 दिसंबर को सूर्य की किरणें मकर रेखा पर पड़ती है, फलस्वरूप क्या होगा, 22 दिसंबर को दक्षिणी गोलार्ध में, ये दक्षिणी गोलार्ध हुआ ना, दक्षिणी गोलार्ध में दिन बड़े और रात छोटी होती है। समझ में आ रहा है आप लोगों को? 22 दिसंबर को दक्षिणी गोलार्ध में दिन बड़े और रात छोटी होती है। उसी के विपरीत 22 दिसंबर को ही उत्तरी गोलार्ध में दिन छोटे और रात बड़ी होगी। भाई दिसंबर का समय, आप भारत में निवास करते हो कि नहीं, और आपको पता है कि ठंड के माह में क्या होते हैं, दिन क्या हो जाते हैं, छोटे होते हैं। दिन क्या होते हैं, छोटे होते हैं, और रातें क्या होती है, बड़ी होती है कि नहीं। चले, वही अब 2 दिवस बच गए भाई, 21 मार्च और 22 सितंबर। 21 मार्च और 22 सितंबर होना चाहिए, ठीक है। 21 मार्च और 22 सितंबर को दोस्तों यहां पर पूरी पृथ्वी पर दिन और रात क्या होते हैं, बराबर होते हैं। क्या होंगे, दिन और रात बराबर होते हैं। समझ में आ रहा है आप लोगों को? लेकिन अब चूंकि यहां पर समझ पाओगे आप लोग, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रहे हो, और जिन जिन क्षेत्रों में तापमान अधिक होगा, जहां पर तापमान अधिक होता है दोस्तों, वहां की जलवायु क्या हो जाएगी, गर्म। समझना बहुत ध्यान से, ये जलवायु का बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, और इसको अगर आपने समझ लिया तो जलवायु में कभी कंफ्यूजन नहीं होने वाला। समझो, जहां पर तापमान अधिक होता है वहां की जलवायु गर्म हो जाती है। गर्म होने के फलस्वरूप वह ऊपर उठ जाती है। समझो, जहां पर तापमान अधिक होगा जलवायु क्या होगी, गर्म होगी। गर्म होने के कारण उसका घनत्व कम हो जाता है और आयतन बढ़ जाता है। समझ में आ रहा है? तापमान अधिक होने से जलवायु गर्म हुई, जलवायु गर्म होने से घनत्व क्या हो जाएगा, कम, और आयतन अधिक हो जाएगा। अब चूंकि वह जलवायु गर्म है तो गर्म होकर क्या होगी, ऊपर उठेगी। गर्म होकर क्या होगी, ऊपर उठेगी। तो अब जिस क्षेत्र में वह पहले थी वहां तो खाली स्थान हो गया ना, तो उस स्थान को भरने के लिए क्या आती है, ठंडी हवा आती है। तो देखो, एक स्थान से दूसरे स्थान पर हवा आ रही है, कारण क्या था, तापमान में भिन्नता। तापमान में भिन्नता। देखो यहां पर समझो, अगर मैं आपको ये बोल रहा हूं भाई 21 जून को कर्क रेखा पर सूर्य की किरणें सीधे पड़ रही, इसका मतलब यहां पर तापमान क्या होगा भाई, तापमान क्या होगा, अधिक होगा। मतलब अब यहां की जलवायु कैसी हो गई, इसका घनत्व क्या होगा, घनत्व कम होगा, और तापमान क्या, घनत्व कम होगा और आयतन क्या होगा, अधिक होगा। भाई अधिक क्षेत्र घेरेंगे ना, अब यहाँ की जलवायु क्या हो जाएगी, ऊपर उठ जाएगी। ये देखो ऊपर उठ गई है। वहीं अगर मकर रेखा की बात करोगे तो यहां पर सूर्य का तापमान अधिक थोड़ी ना है, यहां पर तापमान कम है। और तापमान कम है इसका अर्थ यह हुआ दोस्तों कि तापमान कम होने से आयतन क्या होगा, कम होगा। तापमान कम होने से आयतन कम होगा और घनत्व अधिक होगा। वह भारी जलवायु होगी। कैसी होगी, भारी। यह हल्की है, यहाँ की जलवायु भारी है। अब ये जो यहाँ की जो जलवायु क्या होगी, ठंडी होकर ऊपर उठ गई, तो यहाँ तो खाली स्थान बन गया ना, तो यहाँ की जलवायु क्या होगी, इस खाली स्थान को भरने के लिए इधर चलने लगेगी। समझ में आ रहा है? तो तापमान में भिन्नता के कारण ही पवनों का एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर आवागमन होता है, और इसी कारण से इसी को हम जलवायु नाम दे रहे हैं। समझ में आ रहा है जलवायु क्या है, जलवायु में परिवर्तन क्यों हो रहा है, ठीक है। अब समझना दोस्तों, 21 जून को क्या हो गया, सूर्य की किरणें यहां पर सीधे पड़ गई। मार्च के बाद की कंडीशन, मार्च के बाद आपने भारत में देखा होगा, देखो पृथ्वी ये क्या रहा भाई, यह आपकी कर्क रेखा रही, कर्क रेखा रही। यहां पर तो तापमान क्या है, सभी में सूर्य की किरणें समान पड़ रही है, लेकिन पृथ्वी जो है जब यहां से यहां तक की स्थिति में आने वाली होती है तो यहां पर तापमान धीरे धीरे क्या होने लगता है, बढ़ने लगता है। तापमान क्या होता है, बढ़ने लगता है। और चूंकि जो भारत है उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, इसका अर्थ यह हुआ 21 मार्च के समय जो पृथ्वी है यह उत्तरायण होने लगती है। उत्तरायण, पृथ्वी क्या होने लगेगी, उत्तरायण होने लगेगी। 21 मार्च को पृथ्वी उत्तरायण होती है और 22 सितंबर को दक्षिणायन होने लगेगी। समझ में आ रहा है? तो आपने देखा होगा 21 मार्च के बाद तापमान अधिक होने लगता है, और यहां सितंबर के बाद तापमान में कमी आने लगती है, और दिसंबर में तो पूरी ठंड लगती है। भाई दिसंबर जनवरी फरवरी में ठंड लगती है नहीं? समझ में आ रहा है? उत्तरायण कब होगा, 21 मार्च, और दक्षिणायन कब होगा, 22 सितंबर। तो उत्तरायण क्या होता है, दक्षिणायन क्या होता है, ये समझ पाया।
तापमान में भिन्नता के कारण पवनों का आवागमन कैसे होता है ये समझ में आया। और पवनों के चलने को क्या कहेंगे भैया हम लोग, यहाँ पर जलवायु कह रहे हैं। ठीक है, जलवायु इसलिए कह रहे हैं क्योंकि कुछ ऐसी पवनें होगी जो समुद्र तल से उठकर आएंगी, और समुद्र तल से उठ के आएंगे इसका मतलब वहां का जो जल है इसे भी वातावरण में ले जाके आएंगी। और साथ ही में जल अगर स्थलीय क्षेत्र में आ रहा है तो जलवायु है वो। भाई वायु अगर जल के साथ चल रही तो वही कहलाएगी क्या, जलवायु कहलाएगी। समझ में आ रहा है आप लोगों को। ठीक है, चले भाई आगे बढ़ते हैं। अब दोस्तों अब अपन आते हैं सीधे सीधे मध्य प्रदेश की जलवायु पर। मध्य प्रदेश की जलवायु जो है ये उष्णकटिबंधीय मानसूनी प्रकार की है। कैसी है भाई, उष्णकटिबंधीय मानसूनी प्रकार की है। समझ पा रहे हो आप लोग। जो मध्य प्रदेश में वर्षा है, मध्य प्रदेश में वर्षा जो है दोस्तों सबसे अधिक कहां होती है, सबसे अधिक पचमढ़ी में। पचमढ़ी में सबसे अधिक वर्षा होती है दोस्तों 199 सेंटीमीटर। समझ पाए आप लोग। मध्य प्रदेश में सबसे कम वर्षा कहां होती है, भिंड में। भिंड में एक जगह है जिसका नाम है गोहद, कितना तो मात्र 55 सेंटीमीटर। समझ पा रहे हो। ठीक है, चले अगली चीज समझो। मध्य प्रदेश में जो वर्षा है दोस्तों यह दक्षिण पश्चिम मानसून के कारण होती है। दक्षिण पश्चिम मानसून के कारण होती है। किसके कारण होगी, दक्षिण पश्चिम मानसून के कारण होती है दोस्तों। और जो दक्षिण पश्चिम मानसून है यह दो शाखाओं में विभाजित है। कितनी शाखाओं में विभाजित है, दो शाखाओं में। एक को कहते हैं दोस्तों हम लोग अरब सागर और दूसरे को कहते हैं बंगाल की खाड़ी। बंगाल की खाड़ी। ठीक है, तो दक्षिण पश्चिम मानसून अरब सागर शाखा और बंगाल की खाड़ी की शाखा में वितरित हो जाता है। और इस बात को बहुत ध्यान से समझना कि मध्य प्रदेश में वर्षा अरब सागर की शाखा से कम वर्षा होती है और वहीं बंगाल की खाड़ी की शाखा से अधिक वर्षा होती है। समझ पा रहे हो आप लोग। मध्य प्रदेश में अरब सागर वाली शाखा से कम वर्षा और बंगाल की खाड़ी वाली शाखा से अधिक वर्षा होती है। समझ पाए हो आप लोग। दूसरी चीज समझना, अब जैसे यह भारत हुआ, यह आपका अरब सागर हो गया, बंगाल की खाड़ी हो गई, यहां पर क्या हो गया, मध्य प्रदेश। समझ में आ रहा है आप लोगों को। अब मैंने आपको बताया कि जो बंगाल की खाड़ी की शाखा है इससे क्या होगी, अधिक वर्षा, और इससे क्या होगी, कम। इधर से क्या हो रही है भाई, अधिक हो रही। इसका अर्थ क्या होगा, अगर मैंने क्वेश्चन यह पूछ लिया कि मध्य प्रदेश के पूर्व से पश्चिम की ओर जाने पर, पूर्व से पश्चिम की ओर जाने पर वर्षा की मात्रा में कमी होती है या वृद्धि होती है, तो आप बताओगे कमी होती है। क्वेश्चन समझ में आ रहा है। मध्य प्रदेश में पूर्व से पश्चिम की ओर जाने पर वर्षा की मात्रा में कमी आती है या वृद्धि होती है, तो आप बताओगे कमी। और कमी क्यों होती है, क्योंकि मध्य प्रदेश में वर्षा सबसे अधिक किससे होती है, बंगाल की खाड़ी की शाखा से होती है। समझ पा रहे हो आप लोग। चले अगली चीज समझो। देखो दोस्तों, मध्य प्रदेश में मैं वर्षा का वितरण आपको बता देता हूं। ठीक है, अधिक और कम तो मैंने बता दिया। देखो कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर, कुछ यह वाला क्षेत्र, ठीक है, इस वाले क्षेत्र में दोस्तों 50 से 75 सेंटीमीटर वर्षा होती है। 50 से 75 सेंटीमीटर वर्षा होती है। समझ पा रहे हो आप लोग। ठीक है, चले यह वाला क्षेत्र, यहां 75 से 125 सेंटीमीटर वर्षा होती है। 25 से 175 सेंटीमीटर, 75 से 125 सेंटीमीटर वर्षा होती है। ठीक है, ठीक है। यहां पर एक जगह है जिसका नाम होता है दोस्तों पचमढ़ी। पचमढ़ी, यहां पर 150 से अधिक वर्षा होती है। 150 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है, ध्यान रखना। और बाकी जो अन्य क्षेत्र है दोस्तों, यहां पर वर्षा हो जाएगी कितनी, 125 सेंटीमीटर से 150 सेंटीमीटर। ठीक है, बाकी जो अन्य क्षेत्र आपको दिख पा रहे हैं, यहां पर वर्षा कितनी होगी, 125 सेंटीमीटर से 150 सेंटीमीटर।
समझ पाए आप लोग, ठीक है। तो आज ये मध्य प्रदेश की जलवायु में हमने इतनी चीजें पढ़ी भाई। कल मैं आपको मध्य प्रदेश में ऋतुएं पढ़ा दूंगा। मध्य प्रदेश की ऋतुओं को 3 प्रकारों में विभाजित किया गया है, ठीक है। 3 भाग है, एक ग्रीष्म ऋतु होगी, एक शीत ऋतु होगी और एक वर्षा ऋतु होगी। तो इन तीनों ऋतुओं का अध्ययन हम कल करेंगे और कल यह वाला चैप्टर आपका क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। दोस्तों फिर मिलते हैं कल। जय हिंद, जय भारत।